नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 31 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा का, उसके क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ के, दोनों शिफ्ट के, पहली शिफ्ट के भी और दूसरी शिफ्ट के भी। पहली शिफ्ट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था और दूसरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए थे। तो पहली शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था, दिया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ था 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ था 0.3। मतलब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, प्रायिकता दी हुई थी 0.5 और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी 0.3। और दोनों फंक्शन क्या दिए हुए थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंक्शन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये है कि इन दोनों इवेंट्स का, अलग अलग इवेंट्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, निकालना क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नोर बी, न तो ए और न ही बी। तो इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो ए ना तो बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो ए और ना तो बी, लेकिन इसमें और शब्द कहीं नहीं है। देखिए, और के लिए या एंड के लिए एक होता है और, या एंड के लिए यूज़ करते हैं हम ये वाला निशान, और के लिए यूनियन, इसके लिए मल्टीप्लाई, इसके लिए प्लस। तो ना तो ए और ना ही बी, लेकिन और दिया नहीं हुआ है, ना तो ए ना ही बी। तो ये समझना पड़ेगा कि ना तो ए है और ना ही बी है, और के लिए निशान ये लग गया। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। तो ये जब कोई क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का कोई फॉर्मूला समझ ना आए तो वेन डायग्राम बना दो। देखिए, दो इवेंट्स हैं ए और बी और एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब अलग अलग है। अगर अलग अलग ना होते, इकट्ठे होते, तो इसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ कॉमन होता ज़रूर, लेकिन इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली आपस में एक्सक्लूसिव, एक दूसरे से अलग, ए और बी। तो पहला अगर देखें, ना तो ए नहीं है, तो ए नहीं है, बाकी सारा है। ठीक है, ए नहीं है, बाकी सारा है। और दूसरे का अगर देखें हम, इसका मतलब क्या है? ना तो बी, तो बी नहीं है, बाकी सारा है। बी को छोड़ दो, बाकी सारा है। तो ए डैश के लिए ये आया, बी डैश के लिए ये। अब इन दोनों में कॉमन ऐसा एरिया देखो जो इन दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन एरिया क्या होगा इन दोनों में? जो कॉमन एरिया होगा वो है ये कॉमन एरिया है दोनों में, जो इसमें भी है और ये इसमें भी है। मतलब ए और बी को दोनों को छोड़ दिया, बाकी क्या बचा? ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसे आएगा? ये देखो, प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी किसकी माइनस करनी? ए की, और प्रोबेबिलिटी किसकी माइनस करनी? बी की। दोनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो 1 में से। तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने कर दिया माइनस। तो ये कितना आया? 0.8 और आंसर आया 0.2। तो बचा कितना? 0.2। या तो सीधा समझ लो कि ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। ठीक है, तो बचा कितना? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1, इसकी 0.5 है, इसकी 0.3। तो 1 में से दोनों माइनस कर दो, तो 0.2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन थे उसके। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था मैट्रिक्स का।
मैट्रिक्स का क्वेश्चन था क्या, देखिए ए दिया हुआ है कोस 2 थीटा माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा, और दिया है इज इक्वल टू आई, थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है हमारा। ए का ट्रांसपोज, इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज, और ये दी हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की, जैसी ये मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज निकाल लो। ए का ट्रांसपोज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए का ट्रांसपोज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या है इसका, इसके रो, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे। जैसे ये कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ये फर्स्ट कॉलम है जो ये रो बन जाएगा। इसको ऐसे के बजाय ऐसे लिख देंगे, तो ये है कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा। इसको भी ऐसे लिखते हैं, तो यह है ए का ट्रांसपोज। तो ए और ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए है कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कोस, और इसमें ये ऐड कर दिया। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 कोस 2 थीटा 0 0 2 कोस 2 थीटा, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 2 कोस 2 थीटा। तो यह ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो दिया हुआ है ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो ये इसके बराबर 2 कोस 2 थीटा इसके 1 के बराबर, यहाँ से भी सेम आएगा। तो यहाँ से सोल्व कर लो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस 2 थीटा 1/2। अब कोस जो है 1/2 किस पे होगा, 1/2 कोस 60 पे होगा, कोस 60 पे। देखिए ये है कोस 2 थीटा इक्वल टू 1/2, कोस 60 पे 1/2, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं कोस 60, कोस से कोस कैंसिल, 2 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा आया 30, ठीक है। 30 को हम लिख सकते हैं क्योंकि आंसर में π/6, 30 को लिख सकते हैं π/6, तो ये आंसर होगा इसका। दूसरा क्वेश्चन था बायनोमियल थ्योरम से। तो अगर ये क्वेश्चन करने हैं तो सारा +1 +2 कवर करना पड़ेगा आपको। दूसरा क्वेश्चन था x² - 1 x² = 16। ये बायनोमियल थ्योरम है, बायनोमियल है कोई, ठीक है। इसकी आपने बतानी है कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, इसकी कांस्टेंट टर्म। तो हमारे पहले इसको सही से लिख देते हैं कि बीच में बायनोमियल में प्लस होता है, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, NCR AB, B की पावर क्या होगी R, और A की पावर n-r। तो ये है टर्म का फॉर्मूला। अब कांस्टेंट टर्म निकालनी है।
अब हमें क्या पता कि कौन सी टर्म कांस्टेंट होगी। अगर यहाँ पावर 16 है तो 16 प्लस 1 17 टर्म है इसके अंदर। तो कैसे ढूंढेंगे कि 17 में से कौन सी टर्म कांस्टेंट है, मतलब उसके अंदर वेरिएबल नहीं है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। n की वैल्यू 16, a क्या है एक्स स्क्वायर 16 और b क्या है यहाँ 1/x स्क्वायर। ये a है ये b, इसकी पावर r। तो ये वैल्यू तो पुट कर दी, जितनी वैल्यू पुट हो सकती थी कर दी। अब r की वैल्यू क्या होगी, ये एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो सकता है, लेकिन पावर भी सेम होनी चाहिए दोनों की। अगर दोनों की पावर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगी कांस्टेंट टर्म सिर्फ, मतलब वेरिएबल ख़त्म। तो इसका मतलब दोनों पावर इक्वल होनी चाहिए, मतलब इसका मतलब ये दोनों पावर इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से r आया 8, इसका मतलब जो है r की वैल्यू 8 रखनी पड़ेगी इसके अंदर। इसके अंदर r की वैल्यू आई 8। एट और ये बनेगी 9, 9th टर्म होगी। तो ये इससे कैंसिल, क्या बचा 16C8। तो 9th टर्म होगी और टर्म कौन सी होगी 16C8, 9th टर्म होगी। लेकिन पूछा क्या है, टर्म पूछी है, टर्म की वैल्यू कितनी होगी 16C8। तो ये होगा राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से था। क्वेश्चन क्या था, 1 से 17 तक टिकट्स हैं एक बैग में, ठीक है। 2 टिकटें निकाल ली गई उसमें से, पहले एक टिकट निकाल ली गई, फिर विदाउट रिप्लेसमेंट बिना बदले दूसरी टिकट निकाल ली गई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन नंबर की, इवन नंबर आना चाहिए। तो 1 से 17, 1 से 17 तक इवन नंबर कौन सा है इसमें, 2 4 6 10 12 14 16, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे, टोटल कितनी टिकट है काउंट करो 17। निकालनी किसकी प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर लिखेंगे, जिसकी निकालनी है। नीचे टोटल, ऊपर जो पूछा है, पूछा क्या है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर कितने हैं इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आई 8/17 फर्स्ट टिकट की, ठीक है। फिर दोबारा विदाउट रिप्लेसमेंट, उसके अंदर निकाल ली गई, दोबारा नहीं डाली, 16 में से ही दोबारा निकाल ली, तो 16 बची, उसी में से एक टिकट निकाल ली। अब इवन नंबर जा चुका है, एक इवन नंबर की टिकट जा चुकी है क्योंकि इवन ही आई ना पहली। तो कितनी बची, 8 में से 7, 8 दूनी 16, 7/34। तो ये होगा राइट आंसर 7/34। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।